प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र से सामाजिक समूह के एक प्रकार प्राथमिक समूह को लेकर आया हूं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं प्राथमिक समूह पर। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा गया जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द का काम में लिया था। आपने इन समूहों को प्राथमिक समूह इसलिए कहा क्योंकि महत्व और प्रभाव की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ल्स कूले की परिभाषा पर ही चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा था कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्श के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगताओं का इस प्रकार से एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है, इसलिए जिसके लिए हम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कूले की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध और हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस ने भी इस बारे में कहा है कि कई बार आमने सामने के संबंधों में पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। आपने बताया कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध न होकर यांत्रिक संबंध है। कोजर और रोजनबर्ग का कथन भी इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बताया कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। अब हम लुंडबर्ग की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। लुंडबर्ग कहते हैं कि प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघु आकार, संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता और व्यक्तिगतता पर जोर दिया गया है। चलिए अब हम प्राथमिक समूह के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह व पड़ोस को प्राथमिक समूह माना, जबकि मैकाइवर और पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा है। तो किंग्सले डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। तो चलो विद्यार्थियों, अब हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की दो प्रकार की विशेषताएं बताई थी, भौतिक तथा आंतरिक। यहाँ हम सबसे पहले भौतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर दिया, लेकिन आपने ऐसे संबंधों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं की। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण की तीन आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने, साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने में उनमें विचारों तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो पाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपते हैं। प्राथमिक संबंध के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफी नहीं है। रेल के एक डिब्बे में अथवा किसी बस में बहुत से यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, परंतु वे एक प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से मेले में अनेक लोग शारीरिक निकटता
अनेक लोगों में शारीरिक निकटता पाई जाती है, परंतु उनमें प्राथमिक समूह नहीं बन पाता। इसका कारण यह है कि इन लोगों में प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। इन संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अगली जो विशेषता बताई थी वो है समूह का लघु आकार। समूह का जितना आकार छोटा होगा, सदस्यों में उतनी अधिक मात्रा में घनिष्ठता और निकटता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंत्यक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व घट जाता है तथा ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन बनकर रह जाता है। सदस्य संख्या का आपसी संबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा सामाजिक नियंत्रण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्तियों तक ऐसे समूह में पाए जाते हैं। संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम प्राथमिक संबंधों की आंतरिक विशेषताओं या संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्राय समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्राय एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हितों को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे के हित में कार्य करता है। यहाँ एक के उद्देश्य दूसरे के उद्देश्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती और कई बार अपना स्वास्थ्य तक बिगाड़ लेती है। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है। यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रहना प्राय कठिन समझते हैं। मित्रों में एक छोटे समूह अथवा एक परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये संबंध स्वयं साध्य हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं है। संबंध व्यक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई तथा भाई बहन में तथा मित्रों में व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों के में एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं आता, बल्कि अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के साथ तथा शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ पाए जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित संबंध है। डॉक्टर मरीज को बीमारी से मुक्त करना तथा शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है। इन संबंधों में संपूर्णता नहीं पाई जाती, परंतु एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता। वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन सभी में। संबंधों का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई किसी को मित्र बनाना, किसी से प्रेम करना, किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं। किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से बनते हैं और स्वतः ही विकसित होते हैं। प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति।
संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक समूह के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिससे आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। अब हम प्राथमिक समूह के महत्व पर की चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूहों में ही सीखता है। तो चलिए हम अब इन शीर्षकों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुणों का विकास। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के पश्चात शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष परिवार में माता पिता तथा अन्य बालकों के संपर्क में ही व्यतीत करता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह में ही अंत्यक्रिया के द्वारा व्यवहार के मौलिक प्रतिमान सीखता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह का महत्व इस दृष्टि से भी है कि ये अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने अस्तित्व में सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत कर लेता है। परिवार, मित्र समूह तथा पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मनोरंजन प्रदान करता है। प्राथमिक समूह का इस दृष्टि से महत्व है कि ये व्यक्ति के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। बड़े समूह तक आज के जटिल समाजों में तो व्यक्ति अपने आप को अपरिचितों के संसार में पाता है। वहाँ व्यक्ति औपचारिक संबंधों में बंधा रहता है। सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन में भी अपूर्व योगदान देते हैं। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता, अतः वह साधारणतः ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिसे लोग अनुचित समझें। व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योग देते हैं। ऐसे समूहों में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि को अनुभव करता है। यहाँ उसकी थकान दूर हो जाती है और वह पहले से अधिक उत्साहवर्धक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति व समाज के बीच की कड़ी। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच प्रमुख कड़ी है। यदि यह कहा जाए कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूह को है तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझी जानी चाहिए। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके समाजीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में योग। प्राथमिक समूह व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म के समय बच्चा एक प्राणीशास्त्रीय इकाई मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं। कूले लिखते हैं इस विषय में कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की पार्श्विक इच्छाएं जैसे कि लालच, स्वार्थ, यौन इच्छा, प्रतिशोध आदि दब जाती हैं और वह सामूहिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्तालाप, हंसी मजाक, मनोरंजन, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि के कारण व्यक्ति को प्राथमिक समूह में मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। सांस्कृतिक संचार। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं तथा संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करने में योग देते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्राथमिक समूह के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राथमिक समूह के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।